तो भाई अब हम बात करते हैं जो पहला स्टेप था इसको सॉल्व करने का, जो फर्स्ट स्टेप है। अब हम फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। देखो आपको हो गया भाई किरचॉफ्स ने जो नियम दिया था, अब इससे दिक्कत क्या है भाई? इससे दिक्कत ये है कि किरचॉफ्स ने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ये बात बता दिया था कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी आर्बिट्रेरी बॉडी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की फॉर्म में जितनी एनर्जी एमिट करती है डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वो बराबर होएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर होएगा। अब उसको हमने बोला था ईबी। ईबी भाई आपको पता है सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का और वेवलेंथ का। यानी आपने टेम्परेचर बदल दिया, ठीक है, तब भी एमएससी पावर बदल जाएगी। अगर आप एमएससी पावर किसी दूसरी वेवलेंथ पे आप चेक करो तो भी एमएससी पावर बदल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन वो एक यूनिवर्सल फंक्शन था, लेकिन उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा कि भाई जो ईबी है उस तो मैं ईबी को भाई अब सिंपली आज के बाद में सिंपली ई बोला करूँगा, ठीक है ना। यानी कि जो एमएससी पावर किसी ब्लैक बॉडी की वो सिर्फ इसका फंक्शन थी टेम्परेचर का और क्या बोलते हैं वेवलेंथ। लेकिन वो टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड कैसे करती है, उसका मतलब भाई एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होगा, इसके बारे में भाई किसी को पता नहीं था, ठीक है। किरचॉफ्स को भी इसके बारे में भाई कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि ये जो ई है या ईबी है, जो ईबी है यानी एमएससी पावर है किसी ब्लैक बॉडी की, क्योंकि ये तो भाई यूनिवर्सल एक तरह से फैक्टर है, यूनिवर्सल फंक्शन है, क्योंकि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट का उस टेम्परेचर पर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो एमएससी पावर होगा डिवाइडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वो सबका सेम होता है। तो क्योंकि एक यूनिवर्सल फंक्शन था तो इसके लिए आइडिया दुनिया का ये था भाई कि ये आसान होना चाहिए, इसमें ज़्यादा हमको भाई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक इसका भाई जो एमएससी पावर ब्लैक बॉडी है इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में कुछ आइडिया था नहीं कि भाई वेवलेंथ और टेम्परेचर पर ये डिपेंड तो करती, तो पता था क्योंकि टेम्परेचर में बदलते हैं तो एमएससी पावर ब्लैक बॉडी की बदल जाती है। मान लिया आपने ब्लैक बॉडी को 2000 केल्विन पे आपने हीट कर रखा है, तो 620 नैनोमीटर की रेडिएशन की फॉर्म में वो कितनी एनर्जी एमिट करती है ये हमने भाई नोट कर लिया। अब आप उस बॉडी को आप हीट कर देते हो 4000 केल्विन पे, ठीक है, या 3000 केल्विन पे, और 620 नैनोमीटर की जो रेडिएशन एमिट होने लग रही है उसकी फॉर्म में कितनी एनर्जी एमिट होती है आप वो चेक करो, तो वो बदल जाएगी। यानी कि एक तो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। दूसरा ये डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। मान लिया अब आप टेम्परेचर आप रखो 2000 केल्विन ही, लेकिन एक बार आप ये देखो कि 2000 केल्विन पे 620 नैनोमीटर के रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी एमिट होएगी ना वो अलग होएगी 2000 केल्विन पे 400 नैनोमीटर की फॉर्म में जो रेडिएशन एमिट होएगी उससे। अब समझे मेरी बात? यानी कि आपने टेम्परेचर सेम रखा, आपने डिफरेंट वेवलेंथ पे एनर्जी एमिटेड चेक की, वो भी अलग है, और आपने वेवलेंथ सेम रखी, आप सेम वेवलेंथ की फॉर्म में एनर्जी एमिटेड चेक कर रहे हो, अलग अलग टेम्परेचर, वो भी क्या है? डिफरेंट। तो ये तो पता था कि भाई ये डिपेंड तो करती है टेम्परेचर पर और वेवलेंथ पे, लेकिन कैसे डिपेंड करती है ये नहीं पता था। तो अब भाई साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने सवाल ये था कि हमको इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तैयार करनी है। तो जो पहला स्टेप था जो इसकी तरफ भाई लिया था वो था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। पहले हम देखते हैं भाई स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता क्या है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय एन आइडियल ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। ये बात मैंने आपको भाई जो थर्मल रेडिएशन थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो ये था ना, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फुल वेवलेंथ डोमेन में जितनी एनर्जी एमिट होती है, मतलब सभी एनर्जी को आपने एक तरह से भाई ऐड कर देना है। यानी कि आप ये मानो कि कोई ब्लैक बॉडी को आपने हीट कर दिया 2000 केल्विन पे, इसका मतलब ये है कि किसी कोई ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो टोटल एनर्जी एमिट करती है वो उस बॉडी के टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको फिजिकली कैसे आप समझोगे? इसको आप ऐसे समझो कि अब ये तो आपको पता भाई जो ब्लैक बॉडी है वो क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेंज ऑफ वेवलेंथ एमिट करती है। मान लिया आपने किसी ब्लैक बॉडी को 2000 केल्विन पे आपने हीट कर रखा है, ठीक है, तो वो रेडिएशन एमिट करेगी अल्ट्रावायलेट से लेके और जो इंफ्रारेड रीजन है, जो लॉन्ग इंफ्रारेड है, उनकी रेंज में वो सभी रेडिएशंस को एमिट करेगी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वो एमिट करेगी। हो सकता है भाई कोई ज़्यादा होगी, कोई वेवलेंथ भाई कम एनर्जी के साथ एमिट होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली
जो वेवलेंथ रेंज है उसको आप पूरी तरीके से क्या कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो, तो आपके पास क्या जाएगी टोटल एनर्जी। कोई यानी कि कोई ब्लैक बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितनी भी वेवलेंथ्स एमिट करती है उन सभी वेवलेंथ्स की आपने एनर्जी जोड़ देनी है, तो वो होती है उसकी टोटल एनर्जी। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर की। तो आप ये माने कि 2000 केल्विन पे कोई ब्लैक बॉडी एक्स अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी एमिट करती है। टोटल एनर्जी मैंने किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात नहीं की, मैंने बोला है कि सभी वेवलेंथ्स की एनर्जी मिला के, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मान ली उनकी हुई। अब आपने उस बॉडी का टेम्परेचर आपने 2000 से आपने कर दिया 4000 केल्विन, तो पता है कितनी टोटल एनर्जी एमिट करने लग जाएगी एकदम से 16x, यानी कि 16 गुना। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर की 4th पावर की क्या है, प्रोपोर्शनल। यानी कि आपने अगर टेम्परेचर आपने डबल किया है तो 2 की पावर 4, बताओ कितना होता है, 2 की शक्ति 4, बताओ कितनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका क्या आता है 60, ठीक है ना। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। ओके, और जब आप इसको भाई जब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर सिग्मा भाई एक कांस्टेंट है, इसको ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये इसकी वैल्यू है। और ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉब्लम अभी भी है कि ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है वो विद वेवलेंथ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी करेगी, ये प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुई है। तो अब आपके दिमाग में आया कि भाई इस नियम को मैंने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्यों बोला था, और मैंने यहाँ पर एक भाई मैंने टाइम की रेंज क्यों बताई थी, क्योंकि 1879 में जोसेफ जो स्टीफन थे, ठीक है, उन्होंने इस नियम को जो 4th पावर लॉ है इसको 1879 में इन्होंने इस नियम को इम्पेरिकल यानी कि अपनी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं उनके थ्रू उन्होंने इसको जस्टिफाई किया था, ठीक है। और जो बोल्ट्जमैन थे उन्होंने भी बिल्कुल यही नियम दिया कि भाई किसी ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली टोटल एमिसिव पावर यानी कि एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड सभी वेवलेंथ्स की मिला के वो किसके प्रोपोर्शनल होएगी, उस बॉडी के टेम्परेचर की 4th पावर की, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन ने बताई थी बात ये, लेकिन बोल्ट्जमैन ने भाई, ठीक है, ये बताई थी थ्योरेटिकल स्टडीज़ के थ्रू, जो उनकी थर्मोडायनेमिक्स की जो भाई उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उनके जो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट थे उन्होंने उनको यूटिलाइज करते हुए उन्होंने ये बात बताई थी, ठीक है। तो आप समझ गए 1879 में जोसेफ स्टीफन ने इसको बताया था एक्सपेरिमेंटली और 1884 में इसको बताया गया था भाई थ्योरेटिकली। इसीलिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अच्छा, आपने ये बात आपने वही ध्यान रखनी है, ठीक है। द 4th पावर लॉ इज ऑल्सो वैलिड फॉर bodies other than perfectly black, but the value of proportionality constant will be less than the Stephen Boltzmann constant. It will vary surface to surface. आप समझे मेरी बात, ये आपने ध्यान रखना है कि जो नियम है ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए नहीं है कि भाई टेम्परेचर डबल करने पर टोटल एमिसिव पावर जो होगी वो 16 टाइम्स हो जाएगी, ये सभी बॉडीज के लिए है, ओके। लेकिन उनके लिए जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा ये कम होएगा। मान लिया 2000 केल्विन पे किसी ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर है x और 2000 केल्विन पे किसी आर्बिट्रेरी बॉडी की टोटल एमिसिव पावर है 0.5x, तो टेम्परेचर 4000 केल्विन करने पर ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर तो क्या हो जाएगी 16x, यानी कि x इंटू 16, और उस आर्बिट्रेरी उस दूसरी बॉडी की जो एमिसिव पावर होगी टेम्परेचर को वही डबल करने पर वो हो जाएगी 0.5x इंटू 16, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे 16 टाइम्स बढ़ जाएंगी, ओके। तो भाई हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमने पढ़ लिया है। तो भाई ये था पहला स्टेप।